अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम दो बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान आज किया है। इस मंशूर का जायज़ा लेंगे। काफ़ी इसके अंदर बड़ी तफसीली बहुत से सेक्टर्स को एड्रेस किया गया। क्या पाकिस्तान के जो मारूजी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनमें ये वादे तमाम के तमाम पाया तकमील तक पहुँच सकेंगे नहीं पहुँच सकेंगे, ये होगा मामला। और दूसरा बड़ा अहम मामला है, इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है, लेकिन इस दौरान मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद को FIA की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। और माजी करीब में जस्टिस कादी फायज़ साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उस वक्त भी उन्होंने मीडिया की आज़ादी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। और पब्लिक फोरम के ऊपर जितने भी उनके खिताबात होते थे उसमें वो आर्टिकल 19A का बड़ा हवाला देते थे। और जब चीफ जस्टिस बने उस वक्त भी उन्होंने अपने फैसलों में इन आर्टिकल्स को बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन अब क्या मामला है कि मुल्क भर में सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद को जो है कि वो नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सियासी जमातों के मंशूर को ज़ेर बहस लाएंगे और इसमें हमें फ़ारूक आदिल साहब सीनियर तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एडवाइज़र भी रह चुके हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान हमें इसी प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन करेंगी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से ही बात करेंगे। फ़ारूक आदिल साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि दोनों जमातों ने आज जो इंतखाबी मंशूर पेश किया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हमें दिखाई देती हैं जो फॉर एग्जाम्पल PMLN जो है वो ये कह रही है कि हम 5 सालों के अंदर 1 करोड़ मुलाजमतें देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि हम 30 लाख घर 5 सालों के अंदर बनाएंगे। ये माजी करीब में भी हमें इसी किस्म के वादे जो है कि नज़र आ रहे थे। तो हमें रेप्लिकेशन बहुत सी चीज़ों की नज़र आ रही होती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और मजमूई तौर के ऊपर भी जो आज मंशूर हुए हैं, इसके हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें कितने ये काबिल अमल वादे होते हैं? शुक्रिया खालिद जमील साहब। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बहुत अरसे के बाद कहीं हम बैठ के इकट्ठे बात कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ही सही। इंशाल्लाह कभी इकट्ठे भी बैठेंगे जहां तक जहां तक आपने जिक्र किया कि क्या ये वादे काबिल अमल हैं। काबिल अमल वादे हमेशा होते हैं। कैसे? उसके लिए सियासी जमातों को हिकमत अमली तय करनी पड़ती है। अगर 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं और आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे 2018 में उसके गर्दन दबा के कत्ल कर दिया गया था, उसको जिंदा कर दिया जाए और इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा मरहला भी शुरू हो जाए, तो नौकरियां देने में क्या दुश्वारी हो सकती है। और इस तरह से आपके जो महंगाई के कम करने की बात है, 1 माली साल में उसको 10% कम करने की, और अगले 3-4 सालों में उसे मजीद कम करके कुछ 4-5 लेवल 4 से 6% सालाना कमी का हदफ रखा गया। जी, 4 से 6% सालाना कमी का जो हदफ रखा गया, ये बिल्कुल अचीवेबल है अगर किसी हुकूमत की तवज्जो फसादात पर ना हो, फलाह पर हो, अपने मंशूर पर हो और अपनी जिम्मेदारियों पर हो, तो ये बिल्कुल अचीवेबल होता है। कोई ऐसी बात नहीं होती। और जो ये तो मामला पीपल्स पार्टी के मंशूर में 300 यूनिट्स का रखा गया है, अगर इसका बोझ कौमी खजाने पे ना डाला जाए और उसके लिए मैनेजमेंट की जाए तो इसका ये भी पॉसिबल है। PMLN के भी इसमें मंशूर में देखें तो 20 से 30% उन्होंने बिजली सस्ती और मुतबादिल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। तो देखें ना, 2 बातें हैं। अगर हम अपने जाती जो पानी पे चले जाएं आप, और अगर आप चले जाएं सोलर पे चले जाएं, विंड पे चले जाएं, तो एक इसके अलावा एक और मामला, इससे क्या होगा, आपका जो ये इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। और दूसरा पहलू ये है, ये चाइना और जापान में ये तजर्बा हो चुका है। वो क्या है कि ये जो लाइन लॉसेज है, लाइन लॉसेज एक वो है जो चोरी के लाइन लॉसेज होते हैं जो हम पर डाल दिए जाते हैं। एक लाइन लॉसेज और भी होते हैं, जो बिजली के मीटर से आपके घर तक जो बिजली आती है। मिसाल के तौर पर मैं इस्त्री की आपको मिसाल देता हूँ। इस्त्री 1000 वाट की होती है, तो 1000 वाट की इस्त्री को गर्म होने तक वो 1300 वाट ले जाती है। तो जो चाइना और जापान में तजर्बात हुए हैं
वो जो 300 वाट का इजाफी खर्चा है उसको मिनिमाइज कर देता है। हमारे एक प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर इम्तियाज अली खान, ये बहरिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे। इन्होंने ये जो चाइना और जापान से बेहतर एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया है, और अगर आप उसको इस्तेमाल करें वो पाकिस्तान में यूज हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको बचाया जा सकता है। एक और बड़ी जो आपकी जो लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें हैं। एक तो पंचायत सिस्टम की बहाली की बात हो रही है, नैब का खात्मा, और आर्टिकल 62-63 को ओरिजिनल उसकी शक्ल में बहाल करना है। तो ये इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है पंचायत सिस्टम 62-63? बड़ा तनाज़ा भी रहा नैब के ऊपर भी। ये देखें, तो पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी अल्टरनेटिव जो सिस्टम है डिस्प्यूट रिजॉल्विंग के, इस पे हमेशा काम होता रहता है। और हमारी जो सोसाइटी है इसमें पंचायत तो एक बहुत बड़ा इदारा था, जो अगर उसको प्रॉपरली और उसको यानी आपके रियासत के साथ उसको अटैच कर दिया जाए तो आपके तो बहुत सारे मसाइल, आधे से ज़्यादा मसाइल आप घर की दहलीज पे हल हो जाएंगे और कोई खर्चा किए बगैर हो जाएंगे। लेकिन वो इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से आपके यहाँ जिरगे से मसाइल यानी कानून शिकनी होती है। तो अगर आप उसको रियासत के निज़ाम के साथ किसी तरह से अलाइन कर दें, जिसपे हमारे थिंक टैंक्स भी और बहुत सारे इदारे भी काम करते रहते हैं, अगर हम उसको करें तो ये बहुत अच्छा होगा। अब एक और बात आपने कही 62-63 वाली बात, ये तो पाकिस्तान के अवाम की बहुत पुरानी आवाज़ है। इससे पाकिस्तान के आइन का बिल्कुल शक्ल मजरू कर दी थी। और ख़ास तौर पर जब गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट थे, उस ज़माने में बेनज़ीर का रास्ता रोकने के लिए इसको शामिल कर दिया गया था उम्मीदवारी की शराइत में, जिसकी बुनियाद पर ये सारा जो जिसका नजला जाके उस पर गिरा, पहले नवाज शरीफ पर, फिर जहांगीर तरीन पर और बाद दीगर लोगों पर गिरा। तो ये इससे आपके पूरे निज़ाम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। तो अगर हम उसकी ओरिजिनल शेप पे चले जाएं और बेहतर है। लेकिन ये चले देर आयत दुरुस्त आयत, 18वीं तरमीम में ये बड़ा अच्छा मौका था लेकिन उस वक्त नहीं रखा गया। अच्छा, गवर्नेंस लोकल गवर्नमेंट जो है ये हर सियासी जमात के मंशूर में होता है, पीएस पार्टी के मंशूर में भी, पीएमएलएन के भी, तहरीक इंसाफ, बाकी जमातों के भी। लेकिन बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट उस तरह से पनप नहीं सकी। उनको इकनॉमिक या आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑटोनॉमी होती है वो बदकिस्मती से जमहूरी हुकूमतों में नहीं मिलती रही। इस मंशूर में भी ये रखा गया है। तो अगर माजी का तजर्बा देखें तो शायद ये एक अच्छा स्लोगन तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अमल क्या करेंगी? सारी सियासी जमातों की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, बहुत शुक्रिया, ये तो आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन आपके पिछले सवाल का एक नुक्ता रह गया, वो था नैब के बारे में। नैब पाकिस्तान के अंदर करप्शन की सबसे बड़ी बुनियाद है। ये ना किसी सरमायाकार को सरमायाकारी करने देती है, ना ये इदारा जो है पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं उनको कोई काम करने देता है, ना इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इदारों को कोई काम करने देता है, और ये खुद फरोग देता है करप्शन को। तो इसने तो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। न सिर्फ इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, बल्कि नैब के अब तक जो जिम्मेदारान रहे हैं और जो जिम्मेदार है पाकिस्तान में करप्शन के और पाकिस्तान की मईशत की तबाही के, इनको अकाउंटेबल भी करना चाहिए। अब आ जाए आप लोकल गवर्नमेंट पर। लोकल गवर्नमेंट का एक तारीख है, और बड़ी बदकिस्मत तारीख है। असल में ये जो हमारे डिक्टेटर्स रहे हैं, चाहे वो अयूब खान हो जो पहला डिक्टेटर था, चाहे ज़ियाउल हक हो, या उसके बाद परवेज मुशर्रफ हो, इन तीनों डिक्टेटर्स ने जमहूरियत को पसे पुश डालने के लिए हमेशा सहारा लिया बल्दियाती निज़ाम का, और बल्दियाती निज़ाम को जमहूरियत के एक मुतवाज़ी निज़ाम के तौर पे पेश करने की कोशिश की गई। इसलिए पाकिस्तान की जो सियासी क्लास है, इनके अंदर इसके बारे में रिजर्वेशंस पाई जाती हैं। लेकिन अगर सियासी जमातें इसकी मलकियत मोल ले ले, इसको ओन कर ले, और इनके मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत बंद कर दी जाए, जैसे कि हम तवक्को कर रहे हैं कि बंद हो जाएगी, तो ये फिर मामलात स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आखिरी बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब इसमें तालीम, सेहत, जो बजट एक्सपेंडिचर है वो एक रीज़नेबल नज़र आ रहा है।
तलबा यूनियन की बहाली बड़े अरसे के बाद जो है कि ये क्योंकि बेसिकली ये नर्सरी हुआ करती थी एक ज़माने में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को या उनको फराम होती थी, लेकिन फिर एक तवील अरसा पाबंदी रही, खा वो जमहूरी अदवार हों या अमरीत के अदवार हों। ये हमें अभी मंशूर में नज़र आ रहा है। हमें हमें इसको वेलकम करना चाहिए। और आप और मैं खालिद जिस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो स्टूडेंट यूनियन में एक्टिव रहे हैं और हमने उससे बहुत कुछ सीखा। और मैं ये समझता हूँ कि आज की जो हमारी पेशा वराना ज़िंदगी है, मैं सियासी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे बड़े-बड़े लोग वहाँ से आए हैं, जावेद हाशमी आए हैं, लियाकत बलोच आए हैं, बेशुमार पीपल्स पार्टी से बेशुमार लोग हैं, तो वो आए उसमें। और उन लोगों की बड़ा यानी प्रोफेसर खुर्शीद आए, डॉक्टर इसार अहमद आए, मुनव्वर हसन आए, बहुत लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा अच्छा इदारा है जो तबाह हो गया। और ये तबाह हुआ 70 की दिहाई में, जब उस वक्त की हुकूमत को चैलेंज किया अपोजिशन ने, और उस वक्त की हुकूमत पॉलिटिकल निज़ाम यानी तलबा की सियासत में उसकी कोई से नहीं थी। तो इस वजह से वहाँ असले को फ़रोग़ दिया गया और उसके नतीजे में ये पूरा निज़ाम तबाह व बर्बाद हो गया और इसमें तशद्दुद दाखिल हो गया। तो अब असल में तशद्दुद से पाक करने की ज़रूरत थी। यानी ये हो, अगर सड़क पे जाएं और एक्सीडेंट हो, फिर ये नहीं होता कि हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त करते हैं। उस निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। अब अगर हमारी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने की बात की, ये सब खुश आइंद है और हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन इस तवक्को के साथ कि निज़ाम को ठीक किया जाएगा, इसमें तशद्दुद को दखल नहीं होगा, ख़त्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और PMLN पार्टी ने मंशूर पेश किया और इसी सिलसिले में हमें कर रही है सेनेटर सैर कामरान साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम सैर कामरान साहिबा, ये बुनियादी सवाल आपसे ये हमारा है कि पीएस पार्टी ने जो मंशूर अनाउंस किया है उसमें चुनो नई सोच को, ये वो स्लोगन है जो पीपल्स पार्टी ने लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख़ास जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नज़रिया हो या बेनज़ीर भुट्टो साहब का नज़रिया हो, उस पर सियासत करती रही है 5 दिहाइयों से। तो ये नई सोच, क्या उसी सोच का कोई अहद तजदीद किया जा रहा है या कोई इसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी हमेशा जो अवाम के बुनियादी हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की अलमबरदार रही है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि अवाम को जो जितनी भी सहूलतें फराहम की जा सकती हैं, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है, मुल्क को, कौम को जो मसाइल दरपेश हैं उन सब चीज़ों को सामने रखा गया है। और हमारे सामने एक क़यादत है, नौजवान क़यादत, जो एक नई सोच के साथ आई है, जिसकी सोच ये है कि नफरत और तकसीम और इंतकाम की सियासत को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली को, पाकिस्तान के दरख्शा मुस्तकबिल को और अवाम की फलाह को, उसके ऊपर जो है तवज्जो मरकूज की जाए। हमारे मंशूर को भी देखें तो हमारे मंशूर के जो 10 बुनियादी नुकात हैं वो अवाम की फलाह और माशी बहाली के साथ मुंसलिक है। यानी किस तरीके से हमने जो है, जो आज मईशत को चैलेंजेस हैं दरपेश, जो पाकिस्तान के अवाम गुर्बत, मुफ्लिसी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, उसका किस तरीके से मुकाबला किया जाए। फिर आप ये देखिए, एनर्जी एक बहुत अहम सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर हमने मुसलसल देखा कि हमारी सनतें बंद हुई, अवाम ने मुश्किलात लोड शेडिंग की वजह से फेस की, हमारे गाँव देहातों में बिजली की कमी है। तो उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से हम मुतबादिल ज़राए को लेकर आए, सोलर एनर्जी को हमने जो है शम्सी तवानाई के जरिए बिजली पैदा की, विंड एनर्जी के जरिए जो हमारे विंड कॉरिडोर है वहाँ पर। फिर आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविश थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो है की बुनियाद रखी। इसी तरीके से जो है थर्ड कोल, जो कि आज आपकी नेशनल ग्रिड को बिजली दे रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने जो अपना मंशूर जो सामने रखा है कि नौजवानों को कैसे रोजगार देना है, उनको कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, उनकी कैसे रहनुमाई करनी है, कैरियर काउंसलिंग करनी है और उनको किस तरह से रोजगार के मौके जो है फराहम करने हैं, आसान कर्जे देने हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, लाख मुतासरीन की बहाली के लिए जो पीपल्स पार्टी ने इकदाम किए और हमने 20 लाख घर बनाने का आगाज किया, जिसकी तारीफ और जिसको एक्नॉलेज जो है
वो आपका वर्ल्ड बैंक भी करता है, इंटरनेशनली एक्नॉलेज प्रोग्राम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये वो तमाम पीपल्स पार्टी के वो इनकलाबी इकदाम हैं। चाहे आप सेहत का ले लें, मुझे अब पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर जदीद तरीन सेहत की फैसिलिटीज हासिल है तो वो सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराएं कि आपका चाहे दिल का इलाज हो, गुर्दों का हो, लिवर का हो, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, साइबर मैथ टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर्स हो, बच्चों के अस्पताल हो, वो आपको सिंध में हासिल है। इसी तरीके से मजदूरों और किसानों का तहफ़्फ़ुज़, आपको पता है पीपल्स पार्टी हमेशा से जो है उसने मजदूरों और किसानों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। हमने ज़राअत को फ़रोग़ दिया है, किस तरीके से हमने इनको सोशल प्रोटेक्शन देनी है, ये वो तमाम बुनियादी नुकात हैं पीपल्स पार्टी के। फिर आज के दौर में महंगाई की वजह से जो भूख एक आसैब बन गई है, हमने इस बात को अपने मंशूर में शामिल किया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भूखा ना हो, पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को बुनियादी सहूलतें हासिल हो। और जो हमारा डिटेल मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में, हमने मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में, हमने अवाम के आईनी हकूक के बारे में बड़ी तफसील से बताया है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला हम कैसे करेंगे। और आप ये देखें कि जब ये सैलाब आया था 2022 का, तो किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो है इस इशू को दुनिया भर में उजागर किया और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान आए, लॉस एंड डैमेज फंड का कयाम हुआ। तो आज भी जो है पीपल्स पार्टी जब मंशूर सामने रखती है तो उसके सामने एक पूरी स्ट्रेटजी रखती है कि हमने किस तरीके से वसाइल पैदा करने हैं, किस तरीके से उसको अवाम की फलाह पे खर्च करना है, किस तरीके से पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना है, किस तरह से हमने आवाम को खुशहाली देनी है। एक चीज़ जो बड़ी आपके मंशूर के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं कि तनख्वाह जो है वो डबल 5 साल के अंदर एक आम आदमी की, सरकारी मुलाजिम या मजदूर की जो है कि वो होनी है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तालीम और सेहत फ्री मिलेगी, हारी कार्ड, मजदूर कार्ड। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जब पाकिस्तान में अगर हम हिस्टोरिकली देखें, अगर मईशत का पहिया चलेगा, सनत ग्रोथ करेगी, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट या जो है कि वो बढ़ेगी, सनत की और एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ेगी और सर्विसेज सेक्टर हमारा ग्रो करेगा, तो ये सारी चीज़ें शायद हम कहीं कुशन निकाल सकें। लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये रियलिस्टिक हैं ये सारी चीज़ें, या थोड़ा ज़्यादा रखा गया है कि टारगेट एक टफ टारगेट होगा, उसके लिए कोशिश की जाएगी तो एटलीस्ट हाफ तो हासिल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक है। देखिए, पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी जब भी आई है आपने देखा है कि तनख्वाहों में और उजरत में इजाफा हुआ है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई दूसरी बात ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने रोजगार भी दिए, एक नारा लगता था बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, और आज का नारा यह है बिलाल भुट्टो जरदारी आएंगे और रोजगार लाएंगे। क्योंकि ये जो है ना, आप ये देखें, हमने उसी के लिए ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए जो है हारियों के और किसानों के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हारी किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरीके से जो है हमने जो है वोकेशनल ट्रेनिंग नौजवानों के लिए वसीला हक, वसीला रोजगार प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो कंपोनेंट थे जो हमारे बाद आने वाली हुकूमतों ने चलने नहीं दिए। लेकिन उसका मकसद यही है कि नौजवानों को के लिए रोजगार के मौके पैदा हो वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए भी। और हम ये इंडस्ट्री से सब मुंसलिक करेंगे इदारों को, ताकि नौजवानों को रहनुमाई हो उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए। फिर इसी तरीके से सोलर एनर्जी वाला बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन जब आप सोलर एनर्जी लेके जाते हैं तो एक तो आप गांव देहातों तक पहुंचते हैं और वहां पर जो है जो लाइन लॉसेज है, जो लाइन मैन के एक्सपेंसेस है, वो खत्म हो जाते हैं। और वो जो आपको कुदरत से एक सहूलत है शमसी तवानाई की, उससे बिजली पैदा करके, तो सिंध में ऑलरेडी हो रहा है कि हमने सोलर के जरिए बिजली पैदा की, कोयले के जरिए। लेकिन जिनके जो एक इंडस्ट्रियल माइंड होते हैं ना, अशराफिया, वो देखते हैं बिजनेस को, वो अपनी इंडस्ट्रीज को देखते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो ये नहीं किया कि आप जो है इम्पोर्ट करें कोयला, हमने अपने वसाइल से बिजली पैदा की कोयले से, और उससे क्या हुआ कि घर जो है वो खुशहाल हुआ। वहाँ की खवातीन इंजीनियर्स भी हैं, वो एनईटी का जो है वो कैंपस भी है, वहाँ की खवातीन डंपर ट्रक ड्राइवर भी हैं, वहाँ से खवातीन जो है जनरल सीट के ऊपर ऐवाने बाला में नुमाइंदगी भी कर रही हैं। तो आपके देखें एक पूरी एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। मैनग्रोव्स का जो है रिकॉर्ड 4-5 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुसलसल बना रही है। हाँ, शायद हम लोगों की वो तहसीर नहीं है या जो है एक फोकस है कि जो आपने सिंध पे सिर्फ तनकीद करनी है, मगर आप ये देखें हमने छोटे छोटे देहात को
जो है नेशनल हाईवे से मिला दिया। तो ये जो कम्युनिकेशन के जराए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सारे रोजगार के मौके पैदा करता है। बहुत शुक्रिया तो सेनेटर कामरान साहब, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से बातचीत कर रही थी। और इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हमने PMLN और पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से बात की। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में कुछ मीडिया की सूरत हाल और जो FIA की जानिब से एक नोटिस की भरमार हो रही है, मीडिया के ऊपर क्या कदगनें लग रही हैं, मीडिया क्या अपना जिम्मेदारी के साथ किरदार अदा कर रहा है या कहाँ पे ऐसी कोई ख़राबी है कि जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे कि मीडिया को एक बड़े पैमाने के ऊपर नोटिस सर्व किए गए और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो पाकिस्तान की अदलिया और कौमी इदारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान के कुछ बड़े नामवर सहाफ़ी भी शामिल हैं और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान में इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद बड़े आर्टिकल 19 और 19A के हामी रहे हैं। हमेशा उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी आवाज़ उठाई है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के अंदर JIT बनी है वो उन्हीं के कुछ फ़ैसलों को लेकर और उनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है उस पे ये नोटिस सर्व कर रहे हैं। हमें जहांगीर जदून साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हैं, कानूनदान हैं, वकील हैं। बहुत शुक्रिया जदून साहब। ये जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो इस वक्त सामने जो JIT बनी और उसमें कोई 115 के करीब जो है कि कुछ इंक्वायरीज आई, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, उसमें कुछ शायद फैसला किया गया है कि कुछ 60-65 के करीब जो जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट हैं उनको नोटिस किए जाएंगे और कुछ 13 नोटिस सामने आ चुके हैं अभी तक। ये आप समझते हैं कि इस वक्त इसकी ज़रूरत थी या जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं उनके ऊपर जो तनकीद की लिमिट होती है उस लिमिट से वाकई ये सब लोग क्रॉस कर गए हैं, या आप समझते हैं कि शायद ये गैर ज़रूरी एक्सरसाइज है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो मतलब है एक जो किसी के खिलाफ अगर एक बंदे के खिलाफ नोटिस है तो उसकी स्टेटमेंट को उन्होंने साबित करना पड़ेगा कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो किस तरह सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान या इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। नंबर एक, देखें ना, अगर कोई जजमेंट आती है तो जजमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जजमेंट पे तनकीद करना तो बनता है आपका भी मेरा भी किसी भी। लेकिन एक जज को पर्सनलाइज अटैक करना या उसको को इंसल्ट करना, उसमें अब इसमें ये पता नहीं है कि उन्होंने नोटिस जो दिए हैं उन्होंने क्या एलिगेशन लगाई कि आपने क्या किया है। वो जब तक वो सारे अब मतलब ब्लैंक बिल्कुल एक ही मतलब मद में तो हम नहीं कह सकते सब ने ये किया है, सब ने वो किया है, सब के नोटिस गलत हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि वो एक केस टू केस देखना पड़ेगा कि अगर किसी शख्स को मिसाल के तौर पर आपको नोटिस आता है तो वो ज़ाहिर है आप किसी मीडिया प्रोग्राम का कोई रेफरेंस देंगे, आपकी किसी वीडियो का, किसी आपके यूट्यूब चैनल में अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी एक ऑडियो वीडियो क्लिप का रेफरेंस ज़रूर देंगे कि आपने ये वाला जो क्लिप चलाया है ये आपने एक सीट किया है जो मीडिया की मतलब है, आपने एक लिमिट है तो वो लिमिट भी वो फिर बताएंगे कि ये लिमिट है। लिमिट तो वो नहीं सेट कर, लिमिट तो लॉ ने सेट की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट की है कि आपको आज़ादी है अनलेस कि आप एक सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ या किसी अदलिया या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करें। तो ये उसमें एक मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट में हम नहीं कह सकते कि ये गलत है क्योंकि हमारे सामने नहीं है वो चीज़। अगर एक बंदा कोई सामने आके ये कहे जी कि मैंने ये वाली स्टेटमेंट दी है, इसके एवज में नोटिस आया, तो उस पर डेफिनेटली आप और मैं फिर बहस कर सकते हैं। जो नोटिस की लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट एक है, बिल्कुल जैसे परफॉर्मेंस वो तो जेनरिक टाइप देखें नोटिस अगर उन्होंने दिए हैं एक तो फिर वो जाहिर है वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेंगे नोटिस अगर उन्होंने इस तरह दिए। और उसमें अंदर जो एलिगेशन है वो भी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको और रियासती इदारों को बदनाम करने की जो मिलिशियस कैंपेन है वो है। और इंटरेस्टिंगली एक नोटिस के अंदर तो उन्होंने 30 फरवरी लिखा हुआ कि आप 30 फरवरी को पेश हों, तो वो लगता ही है कि जैसे बनी बनाई चीज़ें हों और बस उसके अंदर आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, उसके अंदर गलतियां भी हुई और वो जारी कर दी है। हाँ, ये हो सकता है ना। देखे ना, एक आप अगर मुझे एक जजमेंट पसंद नहीं है, ठीक है,
या आपको एक बंदा कोई हरास करता है या अनडू मैं उस पर कमेंट्स करता हूँ कि ये भी फलाने फलाने कानून, फलाने फलाने रूल्स या फलाने मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है, ये हमारा हक है, ये तो कोई नहीं छीन सकता। अगर इसको छीनने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसके रिpercussion होंगे। ये तो सोसाइटी जो है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर यही होता है कि वहाँ पे जो एक आप तनकीद करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ज़ातियात की नहीं, किसी देखे ना, ये एक बात आप भी इसको मानेंगे, मैं भी मानता हूँ कि किसी की ज़ाती बिल्कुल। जिंदगी पे तबसरा करना या उसके किसी फैमिली को अटैक करना, ये महल में कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के खिलाफ, ठीक है उसने कोई बात कही है, उस बात पे आप तबसरा करें कि ये बात आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, इसको एक मोरालिटी के जो है वो पैमाने पे आप परख सकते हैं कि ये इस तरह नहीं है। या मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी एक पार्टी से बदला नहीं लेना चाहिए कि पार्टी को डेमोक्रेटिकली वो इलेक्ट होना चाहिए, उससे नहीं लेना चाहिए। तो फिर हम साथ ही ये कहते हैं किसी पार्टी को ये भी कोई इजाज़त नहीं करता कानून के वो 9 मई की तरह वो हमले करें किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। तो ये एक हर चीज़ की एक हद होती है, उस हद से मेरे ख्याल में लोग तजावज़ नहीं करना चाहिए। तो आप ये देखना पड़ेगा कि इसके नोटिस में क्या है, किस बंदे के खिलाफ क्या एलिगेशन है। अगर वो उन्होंने वैसे जेनरिक नोटिस भेज दिए तो ज़ाहिर वो कोर्ट के अंदर स्टे नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और इवन जो मेरा केस था उसके अंदर भी जो फैसला दिया गया और उसमें ये कहा गया कि किसी कोर्ट की जानिब से कोई कंप्लेंट भी नहीं की गई किसी जज साहब की जानिब से भी। और इस केस में भी हम अगर देख रहे हैं तो अगर चीफ जस्टिस साहब के ख़ास तौर के ऊपर भी इंतखाबी निशान का फ़ैसला था या मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला था, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था, जिसके ऊपर ये जवाज़ बना के JIT बनाई गई थी। अभी ये जो सारे के सारे मामलात होंगे, क्या अदालतें ये भी इसके अंदर देखा जाएगा कि कोई कंप्लेनेंट है या नहीं है या अज़ खुद किया गया, नंबर 1। और नंबर 2, आपको याद होगा भी माजी करीब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, बहुत से ऐसे डिसीजन से पोलिटिकल केसेस के ऊपर बहुत से क्रिटिसिज्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सारा दिन जो है कि तकरीर भी होती रही। तो क्या ये भी कोई बेहतर है कि कोई रिस्ट्रेंट भी अगर किया जाता है इसके अंदर, या पिक एंड चूज़ करेंगे कार्रवाई के लिए, तो फिर उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? तो ये 2 हवाले हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट को तो ये काम, सुप्रीम कोर्ट उसने आपको बताया कि जब वो एक मीडिया का फंक्शन था, मैं भी उसमें मौजूद था, तो सुप्रीम कोर्ट में थे अतर मिर्ज़ा साहब ने खुल के बड़ी स्पीच की। उन्होंने कहा ये 19 और 98 आपको हक देता है और डेमोक्रेटिकली किसी जज को जो है तनकीद से नहीं डरना चाहिए, और वो तनकीद से ही जो है, अगर मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई तनकीद कर रहा है तो मुझे इससे खौफ नहीं आना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इसमें इनिशिएटिव ले रही है तो मेरे ख्याल में उनको नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पहले किस तरह आप देखें ना, अगर काजी वीज़ा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो तमाम बार काउंसिलें, बार एसोसिएशन खड़ी हुई हैं और उन्होंने मतलब जितनी तनकीद हो सकती है उन्होंने कहा ये रेफरेंस गलत है, इनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और तमाम जजेस पे तनकीद करते रहे। और फिर जो 5 मेंबर बेंच बना था जिन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, उन पे कितनी तनकीद हुई है। ये तो सारी पार्टियां करती रही हैं, जजों के, इवन हम उसको कंडेम करते हैं, हम नहीं कहते वो ठीक करते रहे। जजों के फोटो लगा के लंदन के अंदर जूते मारते रहे ये पार्टियों के जो है एक्टिविस्ट थे, वो PTI के भी, बाद नून लीग के भी लोग जो है, देखें किसी पार्टी को ये राइट नहीं पहुंचता कि इतनी आप पर्सनलाइज किसी पे क्रिटिसिज्म करें। तो ये तमाम के लिए एक बराबर ही होना चाहिए कि जो जजमेंट है उस पर आप जरूर, आपको पसंद नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके एक मेरिट है, डीमेरिट्स पे आप बात कर सकते हैं कि जजमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक नहीं है, या जजमेंट जो है वो एक सोसाइटी के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होने चाहिए या कंपटीशन का एक आंसर है उसके मुताबिक नहीं उतरती। तो ये आपका राइट है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदनून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि और ये था कि इस किस्म की तमाम जो मुकदमेबाजी है, अगर उनसे जान छुड़ानी है कि जहाँ पे सियासी विक्टिमाइजेशन की जाती है या किसी और मकसद के लिए बनाए जाते हैं, तो फिर लॉ ऑफ टॉर्ट या ऐसे डैमेजेस क्लेम के लिए केसेस करने होंगे या इनको मज़ीद मजबूत बनाना होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो मीडिया की सूरत हाल है, आर्टिकल 19 है और जितने भी ये केसेस और नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इस पे हम जो मीडिया एज ए स्टेक होल्डर जो है उसका पर्सपेक्टिव देखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल और बिलखसूस जो FIA की जानब से मुल्क भर में मीडिया के पर्सनस को नोटिस जारी किए गए हैं उस हवाले से बातचीत करेंगे। और इसमें एक डेवलपमेंट भी ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर एसोसिएशन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिपोर्टर एसोसिएशन है उन्होंने एक मुश्तरका इजलास किया और फिर एक मुज़म्मती बयान जारी किया था। उस बयान के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया। दोनों एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मुलाकात के लिए बुलाया और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया कि मंडे को सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 2021 और 2022 के कुछ मुकदमात थे जो FIA जर्नलिस्टों के साथ नोटिस जारी कर रही थी और उसके साथ मैन हैंडलिंग भी की गई थी, उनकी समाअत मुकर्रर की गई है। तो उस केस में अब ये कहा गया है कि ये दोनों तंजीमें जो हैं कि ये भी जो मौजूदा सूरत हाल है इसको पेश करें। ये सारी सूरत हाल बनती क्यों है, इस पर हम बातचीत करेंगे। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ हैं, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और इसके साथ साथ इकबाल खटक साहब जो फ्रीडम नेटवर्क सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक रिसर्च इदारा है और इसको इंटरनेशनली एक रिकगनाइज इदारा उसको पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल खटक साहब आपका भी, इरशाद अंसारी साहब आपका भी। अंसारी साहब, आप जो पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल है और ये एक किसी हम दौरे हुकूमत की या मौजूदा की बात नहीं करते, हर दौरे हुकूमत में ऐसा होता है कि इदारे या अदलिया जो है कि वो शायद कंप्लेनेंट नहीं होती, लेकिन हुकूमतों को ख़ास तौर के ऊपर अपने सियासी कुछ मकासद या अहदाफ सामने रख कर जो है कि फिर वो पिक एंड चूज़ करते हैं और इस किस्म की GITs भी बनती हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं। ये इस सारे सिलसिले को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है इसमें कि मीडिया की सूरत हाल तो आपके सामने है। इंतहाई मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मीडिया की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इदारे जो हैं वो इस वक्त मीडिया का गला जो है वो मेरा ख्याल है वेंटिलेटर पे लगी हुई है। मीडिया सारी इदारे चूँकि बड़ा मसनूई सांस लिया नहीं दिया जा रहा और इस पे हम PFUJ भी लगी हुई है, तमाम प्रेस क्लब भी लगे हुए हैं, MEND भी इसमें है, CPNE भी है, PNS भी है, सब हम लगे हुए हैं। देखें, हम ये समझते हैं कि इस किस्म के जो इकदाम है चीज़ें ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज़ादी सहाफ़त पर ये जो एक कड़ा एक हमला होता है, हम इसको हमला ही तस्वर करते हैं। लेकिन उसमें ये है कि जो आज आप बता रहे हैं, ये बात हमने PFUJ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रेट की थी, जिसमें जब ये असदुल का मामला हुआ या मतुल्ला जान का था या वो और एक दो लोग थे बॉल न्यूज़ के, वो एंकर थे, मेरा नाम अभी फारूकी साहब, ये 4-5 थे। तो वहाँ पे अतरमन ला चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ उन्होंने बड़ा क्लियर कट, मैं भी हम उसके रजिस्टर थे, वो क्लियर कट उन्होंने एक अपना दिया था वर्डिक। उसमें ये था, वहाँ पे सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फेडरल दोनों थे। उन्होंने कहा कि भाई किस लिए आप बिल्कुल जुर्म कोई हम अगर करें तो कोई भी मुबर्रा नहीं है, किसी भी हम आयन और कानून के ताबे हैं, कोई भी मुबर्रा नहीं, कानून से तो कोई भी बात नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ट्वीट पे, अगर किसी खबर पे आप इनको लेके जाते हैं तो ये मुझे पूरे पाकिस्तान से लिस्टें मंगा के देगा आपने कितने मुकदमा दर्ज किए और क्यों किए हैं। और आइंदा से किसी ट्वीट पे, किसी खबर पे, किसी बात पे आप FIA इनको नहीं पकड़ सकते, नहीं ऐसा मुकदमा दर्ज अगर आपने किए हैं तो वो ये अदालत में पेश करें। उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की अपनी फाइंडिंग दी थी मुझे याद है। और आज जब ये अब 12-13 लोगों के नाम ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जब असदूर से ये वाक़या हुआ तो उस वक्त जो इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, ये उस वक्त गए भी थे बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये वहाँ पे उनके मौके पर उनके घर भी गए थे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने उनको बुलाया और FIA का तो ये काम है। देखिए, वो एक ऐसा इदारा है कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और ये समझते हैं कि हमें इस किस्म की ट्वीट्स पे, इस किस्म की खबरों पे बुलाएंगे। तो हमने इस पे पहले भी मज़म्मत की थी और पूरी तरीके से हम आज भी ये कहते हैं कि कोई FIA या कोई और किसी ट्वीट पे, किसी खबर पे आप नोटिस जारी नहीं करेंगे, ये कोई क्राइम नहीं है। आपने अगर एक ट्वीट की है तो ये इसमें कौन सा जुर्म है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमिला साहब कह रहे थे, जजमेंट कह रही है। मैं जरा इकबाल खटक साहब की तरफ आता हूँ कि आर्टिकल 19 बड़ा क्लियर है खटक साहब, और उसके अंदर लिमिटेशंस भी हैं कि कहाँ तक आपने बात करनी है।
और जो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, कोर्ट्स के डिसीजन जो हैं, कि अभी भी जो ये सारे नोटिस सर्व हुए हैं जर्नलिस्टों को, बेसिकली कुछ इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ फैसले थे जिनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, तो ये जवाब बनाया गया। डिसीजंस पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, डिसीजंस के ऊपर क्रिटिसाइज करना जो है कि शायद गैर कानूनी बात नहीं है। हाँ, किसी की ज़ात के ऊपर आप करेंगे या कोई गालम गलोच या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो डेफिनेटली वो तो जुर्म के ज़ुमरे में आते हैं। जो स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान में है, आप बड़े अरसे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, किस किस्म के केसेस बनते हैं, कितने लोगों को मर्डर किया गया जर्नलिस्टों को, कितनों के केसेस जो हैं जो ऑलरेडी जर्नलिस्ट जो है निशाना बने उनको इंसाफ किस तरह से मिलता है, सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, रिपोर्ट्स भी हर साल शाया करते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो स्टेट अफेयर्स मीडिया से मुतल्लिक हैं, ये कितने तशवीशनाक हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, हम बिल्कुल जो साफियों के खिलाफ वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल के, अगवा के, हरासा के और मुख्तलिफ किस्म के नोयत के जो फ़ेल होते हैं, उनको न सिर्फ मॉनिटर करते हैं बल्कि ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पीछे है कौन। अगर आप गुज़श्ता साल हमारी जो इम्प्यूनिटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें एक बात सामने आ गई थी कि जो शिकारी हैं आज़ादी सहाफ़त के, उसमें सबसे बड़ा शिकारी जो है वो रियासत खुद है। सो रियासत हमेशा इस मौके की तलाश में रहती है कि कोई बहाना मिल जाए और इसके नाम पे जो है वो सहाफ़ियों के खिलाफ या आज़ादी राय के खिलाफ कुछ केसेस बनाए। मेरे ख्याल में जिस तरह अंसारी साहब ने कहा कि आला अदालतों ने खुद ये कहा हुआ है कि किसी की ट्वीट से ना हुकूमत गिर सकती है, ना किसी की बेइज्जती हो सकती है या उसके वकार को मजरू हो सकता है। लेकिन यकीनन जो है सहाफती इदारे या सहाफती जो इखलाक है वो इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि आप जो है आपकी आज़ादी राय से किसी की जान को ख़तरा हो जाए। सो जो वायलेंस है, जहाँ पे वायलेंस आती है, जहाँ पे आप किसी की करेक्टर असैसिनेशंस करते हैं, तो वहाँ तो यकीनन आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन जहाँ तक आप अदालती फैसले पर राय देते हैं, आप मतीउल्लाह जान की राय से मुत्तफिक नहीं हो सकते, लेकिन उसकी राय एक है और उसको सुनना चाहिए। आप उसके मुतबादिल अपनी राय दे सकते हैं, आपको मुकम्मल आज़ादी है। आप जो है किसी दूसरे सहाफ़ी या एक्टिविस्ट के राय से मुत्तफिक नहीं हो सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके राय के बदले उसके खिलाफ केसेस बना दिए जाए। ये जो लिस्ट है जिनमें जो लोग हैं, इसमें सारे जर्नलिस्ट नहीं है। कुछ जो है एक्टिविस्ट हैं, कुछ जो है वो साबिका फौजी एहलकार हैं जो कि अब गैर बाहर मुल्क से, और ख़ास तौर पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उसकी अपनी एक राय है, वो बोलते हैं। लेकिन यह है कि एक मैं आपको बता भी सकता हूँ, मैंने अपने मोबाइल में महफूज भी किया हुआ एक ऐसा ट्वीट और एक ऐसे सहाफ़ी का जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और वो मेरे लिए बड़ी एहतराम की वो है नाम है। लेकिन अगर उसका वो एक ट्वीट आप देखें कि वो चीफ जस्टिस के बारे में किस नाम से पुकार रहे हैं, तो आपको और मुझे शर्मिंदगी आ जाएगी। सो ये भी मेरे ख्याल में हमें अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जरूरी देखनी चाहिए, ताकि लोगों का हम पे एतमाद हो। हम अगर गलती करते हैं, अगर हमसे कोई गलत काम होता है, तो हमें भी अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। ये नहीं कि हम कानून से ऊपर हैं, लेकिन यह है कि आज़ादी राय के हवाले से हुकूमत जो है हमेशा मौके की तलाश में होती है कि वो कुछ ना कुछ करे, और ये एक शिकारी है, ये एक मुसद्दे का हकीकत है। और आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर करार दिया, यानी आज़ादी सहाफ़त का शिकारी करार दिया गया था सन 2022 में। और इसी तरह हिंदुस्तान के और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को। तो मकसद यह है कि हुकूमत और हुकूमती एहलकार बदकिस्मती से हमारे मुल्क में और हमारे इर्द गिर्द के रीजन में भी जो है एक शिकारी का किरदार अदा कर रहा है, आज़ादी राय के हवाले से और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। उसको ठीक होना चाहिए। इंसारी साहब, एक बड़ी अहम चीज़ खटक साहब ने भी नुक्ता उठाया कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं, कि हमें अपनी हदूद क़यूद भी देखनी चाहिए कि हम किसी के ऊपर ज़ाती हमला ना करें, और फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अगर हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी तो शायद बाहर से किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो आके हम पे मुकदमे कायम करें या हमें पकड़ धकड़ के अंदर कर दें।
तो आप समझते हैं कि जो हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? इस सिचुएशन के हवाले से कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इकबाल खटक साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ 100%। उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया। बात यह है कि हमें, आपने भी कहा, हमें अपनी हदूद क़यूद का ख्याल करना चाहिए। हमारे भी कोई एथिक्स है। ये कोई तरीका नहीं है कि हम जिसको मुंह उठाए इदारों को हिट कर दें, अदलिया को हिट करें, इदारों को हिट करें और बेवजह करें। देखें, बात यह है कि अब अपना बयानिया, अब कल हम एक जगह बैठे थे और मैं कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पे बात ही ये हो रही थी कि ये जो है बयानिया देखिए हम खुद ही बना लेते हैं। अब मसला ये है कि हमें बिल्कुल वो जरूर करना चाहिए जिससे हमारे इदारे हिट ना हो। हमें जरूर ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी अदलिया हिट हो। क्यों हम करें? हमें या तो आपके पास कोई बड़ी न्यूज है और आप चला रहे हैं, आपके उसके पास शवाहिद होने चाहिए। ये बार बार आर्मी चीफ भी कर रहे हैं। देखें, बात गलत है, वो कहते हैं हम तनकीद से नहीं, लेकिन इस तरह बेजा जो तनकीद है और ये बेजा जो, देखें ये शोतर बेमार। और देखिए, सोशल मीडिया जो है वो तो किसी को, वो ऐसा एक बेलगाम घोड़ा है जिसको आपने पकड़ना है, लेकिन वो लगाम ही कोई नहीं है। जिसका जो दिल करता है, इस मुल्क में 22 करोड़ का ये मुल्क है, 16 करोड़ जो है इसकी सब्सक्राइबर है मोबाइल के। जिस हाथ में मोबाइल है वो 1 सेकंड लगाता है अपलोड उसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं खटक साहब बड़े क्विकली, हमारे पास लास्ट मिनट है, ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, क्या आप समझते हैं कि मैकेनिज्म मौजूद है? अगर नहीं है तो इसको क्या होना चाहिए? 1 मिनट के अंदर इसको बताइएगा जरा। देखिए, हम मैं खुद भी सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी इस बात को तस्लीम नहीं करते कि बाहर से कोई जो है अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हो। मेरे ख्याल में इदारे अपने अंदर होने चाहिए, और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि PFUJ और बाकी जो यूनियंस हैं या प्रेस क्लब्स हैं वो एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। हमें अपने जो इखलाकी अक़दार हैं उसको जो हमारे नए जनरेशन के सहाफ़ी आ रहे हैं, आई डोंट नो कि उनको हमारे इदारों ने ये पढ़ाया है। PFUJ इन नए सहाफ़ियों के पास जा रही है, उनको अपना चार्टर दे रही है एथिक्स का। एंड आई थिंक कि अगर हम कुछ स्टेप्स लें जिससे ये बात हुकूमत को भी पता चल जाए और आम लोगों को भी कि हम जो है खुद एहतिसाबी में यकीन रखते हैं, और न सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि अमली इक़दाम भी करते हैं, तो खुद ब खुद मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल खटक साहब आपका, इरशाद अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।